नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं रजत वोरा आपके साथ। रोज़ शाम को 9 बजे मैं आपके लिए द इवनिंग एडिशन का खास कार्यक्रम लेके आता हूं। द न्यूज़ नाउ की कोशिश है कि प्राइम टाइम शो आपके लिए कुछ बेहतरीन एनालिसिस, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स लेकर आए जो दिन भर आप नहीं सुन पाते, और शाम को कोशिश करते हैं कि जब आप खाना खाएं या फिर आप आराम से फैमिली के साथ बैठे हों तो कुछ मीनिंगफुल बात जो है वो सुनी जाए। कोशिश करेंगे हर एक दिन आपके लिए कोई मीनिंगफुल बात लेकर आएँ। आज कई सारे पहलुओं पर बात करनी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज मेरी मुलाकात डॉक्टर CL गुप्ता के, ऐसे एक डॉक्टर जो यूरोलॉजिस्ट हैं, जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी देर उन्होंने सर्व किया। श्रीनगर में GMC जब खुला था स्टार्टिंग में, तो तब के थर्ड बैच के वो MBBS के स्टूडेंट रहे हैं, और उसके बाद जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शुरुआत जब हुई उसकी 1968 में, जब वो बनना शुरू हुआ, तब से लेकर आज तक काफ़ी पूरी बारीकी से उन्होंने उसे देखा है, और 30 साल अपनी सर्विस भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को दी है, सन 1971 से लेकर 2001 तक। उनसे GMC से जुड़े कई सारे पहलुओं पर मैंने बात करने की कोशिश की है। थोड़ा इंटरव्यू लंबा होगा, बट मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप सब लोग वो वीडियो ज़रूर देखें। वो अलग से ही कुछ ही देर में अपलोड हो जाएगा इस वीडियो के बाद, और वो मैं लिंक भी आप सबके साथ साझा कर दूंगा। कृपया कर वो वीडियो ज़रूर देखें। GMC से जुड़े कई सारे सवालों के जवाब उन्होंने देने की कोशिश की, और मैंने हर एक क्वेश्चन पूछने की कोशिश की है कि किस तरह से इनका गठन हुआ, क्या वो रीजंस बने कि अभी तक GMC में हालात जो हैं ज्यों के त्यों बने हुए हैं, क्या वो रीजंस बने कि क्या ब्यूरोक्रेसी, क्या प्रिंसिपल्स और किस तरह से रोल्स निभाए गए अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स द्वारा, और जनता का रोल पर भी थोड़ी सी बातचीत हमने की। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, और डिटेल में जो कुछ सवाल आप जो पूछना चाहते थे, लोग ढूंढ रहे थे कि GMC से वो सवाल पूछें, डॉक्टर CL गुप्ता से हमने कोशिश की है उन सारी चीज़ों पर बातचीत हो। शुरुआत करते हैं आज के शो की। तो आज एक दुखद खबर आई उत्तर प्रदेश से, हालांकि दिल्ली से खबर आई सफदरगंज हॉस्पिटल से, कि एक लड़की जिसका गैंगरेप कुछ दिन पहले हुआ था, उसकी मृत्यु हो गई, और एक वो दलित लड़की थी। मैं कई बार मोस्टली मैं अपने जो प्रोग्राम्स होते हैं या किसी प्रकार की वीडियो में मैं कास्ट या जाति पाति का नाम यूज़ नहीं करता, बट इस बार ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जो SC ST कम्युनिटीज़ हैं, जो शेड्यूल ट्राइब्स, बाकी सब कम्युनिटीज़ हैं, लगातार अत्याचार जो है हमारे देश में होते रहते हैं, और अभी तक इन चीज़ों को, इन कृतियों को हमारे समाज से क्यों नहीं निकाल दिया गया, किस तरह से निकलेंगी, इस पर भी हम अपनी बड़ी खबर पर ज़रूर चर्चा करेंगे। सबसे पहले कोरोना के आंकड़े। जम्मू एंड कश्मीर में आज 1081 नए पॉजिटिव केसेस जो हैं वो रिपोर्ट किए गए, जिनमें से 640 जम्मू में, 441 केसेस जो हैं वो कश्मीर संभाग से रिपोर्ट हुए। उसके अलावा रिकवरीज 1250 की हुई, जिसमें 615 जम्मू में और 635 लोग कश्मीर संभाग से रिकवर हुए। मौतों का आंकड़ा आज 18 था, 11 जम्मू में, 7 कश्मीर में। कुल मिलाकर अभी तक कोविड के टेस्ट की संख्या भी जम्मू एंड कश्मीर में बढ़ाई गई थी, और उसका नतीजा है कि आज 16 लाख से ज़्यादा टेस्ट जम्मू एंड कश्मीर में हो चुके हैं। 16,606 टेस्ट कर लिए गए हैं, जिनमें से 74,095 लोग पॉजिटिव आए थे। उनमें से सिर्फ 17,414 लोग ही अब एक्टिव रह चुके हैं, और रिकवरी रेट काफ़ी तेज़ी से हमारे जम्मू कश्मीर ने सुधार किया है। 74.9% रिकवरी रेट है, जो कि आंकड़ा बन जाता है 55,517। मौतों का आंकड़ा 1.57% रेट के साथ 1164 है पूरे जम्मू एंड कश्मीर में। देश भर के आंकड़ों की बात करें तो 61,48,640 कोविड के केसेस अब तक रिपोर्ट किए गए हैं, जिनमें से 51,01,397 लोग रिकवर हो चुके हैं, नेगेटिव उनकी रिपोर्ट आ चुकी है, यानी कि 82.96% लोग जो हैं वो रिकवर हो चुके हैं, और 96,378 लोगों की मृत्यु हुई है। कुल मिलाकर 1.57% ही बनता है। इसके अलावा एक्टिव केसेस जो पिछले 24 घंटे में आए 69,671, रिकवरी 85,206 की हुई। वहीं मौतों का आंकड़ा पिछले 24 घंटे में 777 का पूरे देश से आया। ये थे कोविड के आंकड़े। अब बात करेंगे कुछ और सुर्खियों पर जो जम्मू कश्मीर से जुड़ी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए एक डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट द्वारा बातचीत हुई महबूबा मुफ्ती के केस पर। दरअसल महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने एक रीपटिशन एक तरीके की फाइल की सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने ये अपनी नाराज़गी जताई कि क्यों उनकी मां यानी कि महबूबा मुफ्ती, चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, माफ़ कीजिएगा, PDP की अध्यक्षा, उनको क्यों अभी तक डिटेन रखा गया है। 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। 5 अगस्त 2019 को जो फैसला लिया गया उसके बाद से वो डिटेन है,
और उसी पर सुप्रीम कोर्ट के बेंच जिसको हेड कर रहे थे संजय किशन कौल, उन्होंने साफ तौर पर सेंटर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कुछ सवाल पूछे और उन्होंने कहा कि कब तक इनको डिटेंशन में रखने का आपका प्लान है। उन्होंने कहा कि 2 सवालों पर हमें स्टेटमेंट चाहिए, आपके जवाब चाहिए। पहला सवाल ये कि एक व्यक्ति को कितने समय तक डिटेन रखा जा सकता है, सेंटर दो ये जवाब दे, और दूसरा कि आपका प्रपोजल क्या है कि आप कितनी देर महबूबा मुफ्ती को आप डिटेंशन पर रखना चाहते हैं। ये कुछ सवाल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से उन्होंने पूछे। उसके तर्क में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा कि पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इन्हें डिटेन किया गया था, जिस पर इल्तिजा मुफ्ती की वकील ने भी अपनी बातचीत रखी। पूरा दिन लगातार बातचीत चली और शाम को निष्कर्ष निकला कि इनके जवाब सेंटर जो है वो जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करेगा। 5 अगस्त को जब महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर जब नहीं थी, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थी, और 5 अगस्त को 2019 को एक बड़ा फैसला लिया गया। उससे पहले ही जम्मू एंड कश्मीर में कई सारे नेताओं को डिटेन किया गया था। उसमें सीआरपीसी की धारा 107 के अंतर्गत महबूबा मुफ्ती को भी डिटेन किया गया था और 6 महीने उनकी डिटेंशन खत्म होने पर 5 फरवरी 2020 को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर उन्हें डिटेन कर दिया गया और उसके बाद से वो अभी भी डिटेंशन पर है। सिर्फ घर बदले बट उनका जो पीएसए है वो नहीं हटाया गया। इसके अलावा आपको बता दूं कि जो कानून है वो क्या कहता है, दरअसल जो हमारा पीएसए का कानून है पब्लिक सेफ्टी एक्ट का, उसके मुताबिक 1 साल तक डिटेन रखा जा सकता है उस व्यक्ति को जो पब्लिक ऑर्डर जो है उसमें मेंटेन करने के लिए, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए रखा जा सकता है प्री जुडिशियल यानी कि जुडिशियल के पहले। और इसके अलावा 2 साल के लिए प्री जुडिशियल रखा जा सकता है उस व्यक्ति को जो कंट्री की सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए 2 साल का पीरियड जो है वो रखा जा सकता है। इसके अलावा इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि जब ये सवाल पूछे कि क्यों उनकी मां को नहीं छोड़ा गया, उन्हें क्या लगता है, तो इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि मेरी मां ने वो बॉन्ड साइन करने से मना कर दिया जिसकी वजह से उनको रिलीज मिलना था, जिसकी वजह से उनको छोड़ा जाना था। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट हो या जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन हो, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि इस बॉन्ड पर साइन कीजिए जिसमें कि लिखा होगा कि आप कोई भी पब्लिक एड्रेस नहीं करेंगी, मुलाकात नहीं करेंगी, कोई भी पब्लिक स्टेटमेंट जारी नहीं करेंगी और किसी प्रकार का कमेंट या स्पीच आपको देने की मनाही होगी, पब्लिक असेंबली करने की मनाही होगी। ऐसे बॉन्ड आपको साइन करने होंगे तभी आपको रिलीज़ किया जाएगा। ऐसा क्योंकि बाकी सब कई सारे नेताओं के साथ भी हुआ। कुछ देर पहले जब कई सारे नेता छूटे तो तब भी उन्होंने कहा कि हमसे ये बॉन्ड साइन कराया गया है और हमें कहा गया है कि आप ज़्यादा बोलिए मत, आप अपनी काम काज जो है सिर्फ घर से ही कर सकते हैं, फ़ोन पर आप छोटी मोटी बातचीत कर सकते हैं। पीडीपी के कई सारे प्रोग्राम्स को भी पहले कैंसिल कर दिया गया। सेंटर जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस है उन्होंने कई सारे प्रोग्राम्स को करने से मना कर दिया। कुछ देर पहले एक ऐसी वाकया सामने आया था जब पीडीपी का एक बड़ा प्रोग्राम होने वाला था उनके पार्टी ऑफिस श्रीनगर में और उसमें ही जो नेता जो थे जिन्होंने वो ऑर्गेनाइज करवाया था उन्हें मना कर दिया गया था। इससे पहले मुजफ्फर हुसैन बेग ने भी ये कोशिश की थी पर उसके बाद उन्होंने ये प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया। पर अभी तक सिर्फ एक दरबार जो है कुछ ही लेटेस्ट ही पीडीपी का हुआ है, उसके अलावा कोई भी ज़्यादा पार्टी की फंक्शनिंग पीडीपी के द्वारा देखी नहीं जा रही। इसके अलावा एक और सुर्खी आज कठुआ से आई। कठुआ पुलिस ने 12 ऐसे लोगों को अरेस्ट किया है, हिरासत में लिया है जो जम्मू एंड कश्मीर के बाहर से लखनपुर कॉरिडोर के जरिए जम्मू एंड कश्मीर में एंट्री करा रहे थे आम जनता की और उनसे ठगी कर रहे थे। और उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर पुलिस में जो एसएसपी कठुआ हैं शैलेंद्र मिश्रा, उन्होंने साफ तौर पर ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि 12 लोग जिसमें कि एक रेलवे का एसपीओ भी शामिल है उन्हें अरेस्ट किया गया है और उनसे लगातार पूछताछ जारी है कि कितने कितने पैसे लिए जाते थे और किस तरह से ठगी उन्होंने की। जो सर्विसेज जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस पूरी तरह से फ्री और निष्पक्ष और पूरी तरह से फेयर तरीके से जो है वो लोगों को प्रोवाइड कर रही है, उसी के लिए लोग पैसे ले रहे थे। इसमें यह भी सामने आया कि एक सब इंस्पेक्टर एसआई और एचसी यानी कि हेड कांस्टेबल भी इसमें अंडर स्कैनर है, उन्हें भी जांच के लिए जो है वो आगे उनसे भी सवाल जवाब जो है वो किए जाएंगे। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की ओर जो कि जम्मू एंड कश्मीर से नहीं उत्तर प्रदेश से है और दिल्ली से है और ऐसे मुद्दे पर है जो हमेशा कुछ कुछ महीने बाद हमारे सामने आती है।
एक बड़ी वेव क्रिएट होती है कि एक बड़ा कानून आए, एक बड़ी वेव क्रिएट होती है कि ये पूरी कुरीतियाँ एक पूरे समाज से जो ऐसी बुराइयां हैं वो ख़त्म हो जाएं, लोग पूरी तरह से सड़कों पर आ जाते हैं, चाहे वो निर्भया केस हो, चाहे उन्नाव केस हो, या फिर हम बात करें हाल ही में जो हैदराबाद में केस हुआ। कई सारे लोग सामने आए, सामाजिक संगठन हो, नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन हो, या फिर बाकी सब एजेंसीज हों, अथॉरिटीज़ हों, कोशिश की जब एक वेव शुरू हो सब सामने आए, पर लगातार वो गतिविधियां होती रही। वो जो अटैक्स हैं महिलाओं पर, औरतों पर, दलित समाज पर, SC ST कम्युनिटी पर, वो होते रहे, रेप्स होते रहे, दुष्कर्म होते रहे। और आज भी उसी दुष्कर्म का एक लड़की शिकार हुई, 19 साल की, उत्तर प्रदेश की रहने वाली, हथरास डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली एक दलित लड़की, उसकी मृत्यु हो गई। उसने सफदरगंज हॉस्पिटल में आज सुबह दम तोड़ दिया। करीबन 15 दिन पहले उसे अलीगढ़ हॉस्पिटल से, या अलीगढ़ हॉस्पिटल में शिफ्ट किया, अलीगढ़ हॉस्पिटल में रखा गया था उत्तर प्रदेश के, जिसके बाद सफदरगंज हॉस्पिटल में उसे शिफ्ट किया गया न्यू दिल्ली में, और उसके बाद वहीं पर उसका इलाज चल रहा था। बताया जा रहा है कि कथित तौर पर कुछ अपर कास्ट के जो व्यक्ति हैं उन्होंने इस लड़की के साथ दुष्कर्म किया है। और आपको बता दूं कि जब महिला को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया तो उस समय उसकी दर्दनाक जो है एक गैंगरेप किया था। उसमें जो सबूत सामने आए, पता चला कि उस लड़की की ज़ुबान काट दी गई थी, गर्दन की जो हड्डी है वो टूट गई थी, और स्पाइनल कॉर्ड जो रीढ़ की हड्डी होती है वो भी उसकी तोड़ दी गई थी। ऐसे दरिंदों ने उस लड़की के साथ जो है ऐसा दुष्कर्म किया था। और उनके परिवार का कहना है, और जो कथित तौर पर 4 व्यक्ति जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें कि अलग अलग धाराएं, जिसमें गैंग रेप की धारा लगी है, अटेम्प्ट टू मर्डर की, और SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के अंतर्गत इन चारों व्यक्तियों को, अपर कास्ट के जो लड़के हैं, व्यक्ति हैं, इन्हें अरेस्ट किया गया है। परिवार के वालों का आरोप है, उनके भाई, जो लड़की के भाई हैं, उनका आरोप है कि लगातार ये जो व्यक्ति हैं, जिनका नाम लड़की ने 23 सितंबर को लिया था, जब उसे थोड़ी होश आई थी और वो कुछ कहने की होश में थी, उसने 3 व्यक्तियों के नाम लिए थे, जिसमें संदीप, उसके अंकल रवि जो 35 साल के हैं, और उसके फ्रेंड लवकुश, इसके अलावा एक और व्यक्ति। इन चारों ने उस लड़की के साथ खेतों में उसको घसीटा, उसके बाद उसका साथ दुष्कर्म किया और उसे मारा पीटा। और उसके बाद उसकी माँ ने जो है लड़की की उसे देखा, और उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल लिया गया। परिवार में जो लड़की का भाई है उसका आरोप है कि लगातार अपर कास्ट के ये जो लोग हैं, और संदीप का खासकर उन्होंने नाम लिया कि ये जो लोग हैं ये लगातार लड़की को छेड़ते थे। वहाँ ना सिर्फ इनकी बहन बट और भी लड़कियों को छेड़ा जाता है जो कि दलित समाज से हैं, और लगातार उनको दलित होने के ताने दिए जाते हैं। अपर कास्ट की नीति जो दलित हैं या फिर SC ST कम्युनिटी से जो लोग आते हैं उनके खिलाफ ऐसी जो कार्रवाई, ऐसे जो दुष्कर्म किए जाते हैं, ये मामूली नहीं है, और ना ही इन्हें बर्दाश्त किया जाना चाहिए। इस पर कोई बड़ी कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए, हम ये उम्मीद करते हैं। हथरास के डिप्टी कमिश्नर प्रवीण कुमार ने उनकी फैमिली को 10 लाख रुपए देने की पेशकश की है। इसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने भी उनके परिवार से कहा है कि जिस तरह की भी हेल्प हो पाएगी हम ज़रूर कोशिश करेंगे करने की। इसके अलावा अलग अलग जो नेता हैं, अलग अलग जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जो कि इस समय यूपी में रूल कर रही है, योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट, उन पर कई सारे आरोप लगाए। उन्हें कहा कि योगी आदित्यनाथ को अकाउंटेबल होना चाहिए, इस पर ज़रूर जवाब देना चाहिए। कांग्रेस ने और अपोजिशन पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर भी सवाल साधे, और कई सारे अलग अलग जो संगठन हैं, जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, उन्होंने लगातार कहा कि इस पर कुछ बड़ी कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। हैशटैग कर ट्विटर पर ट्रेंड कर रही हैं चीज़ें, इनका नाम ट्रेंड कर रहा है, हम ज़रूर वो नाम जो है वो नहीं लेना चाहते। पूरी तरह से अब जो केस है वो जो कोर्ट है वो देखेगा, माननीय न्यायालय देखेगा, यूपी पुलिस देखेगी, और इसमें किस तरह की और चीज़ें सामने आएंगी वो भी हम आगे देखेंगे। पर उम्मीद करते हैं कि इस पर फैसला जल्दी आए, सज़ा जल्दी हो, ताकि अपराधियों के मन में डर हो कि मैं आगे से ऐसा अगर कोई भी दुष्कर्म या कोई भी गलती करता हूं तो मुझे सख्त से सख्त कार्रवाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन जुडिशरी हमें देगी। एक लॉ का जो ढांचा है उस पर विश्वास बना रहना चाहिए, क्योंकि हमने जो पहले देखा इतने लंबे लंबे समय तक, निर्भया केस में इसी साल फांसी हुई उन 3 दोषियों की, उसके बाद
लगातार कई सारे लोग जो हैं ऐसे दुष्कर्म करते जा रहे हैं। कई ऐसे केसेस हैं जहां पर लड़कियां या उसकी फैमिलीज आकर सामने बयान दे देती हैं, रिपोर्ट करवा देती हैं, पता चल जाता है। बट कई ऐसे इलाके हैं जहां से लड़कियां डर कर, फिर फैमिली वाले डर कर, इज़्ज़त की वजह से सामने नहीं आ पाती, वो जो रिपोर्ट्स हैं वो नहीं लिखवा पाती। कृपया कर कर हम समाज को, पूरे समाज को ये सोच बदलनी होगी। हमें ये देखना होगा कि किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। 2021 आने वाला है, 21वीं सदी में हम जी रहे हैं और उसके बाद कोविड जैसी लड़ाई से हम लड़ रहे हैं, बड़े बड़े दावे हम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें हम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी और बाकी सब चीज़ें। पर ये जो छोटे छोटे दुष्कर्म जो कि एक मानवता पर बहुत बड़ी चोट है, इन्हें ज़रूर हमें समाज से ख़त्म करने के लिए बीड़ा खुद उठाना होगा। हर एक व्यक्ति जब मिलकर इस चीज़ पर काम करेगा, चाहे वो दलित समाज या बाकी मिनॉरिटी कम्युनिटीज़ पर हो रहे अत्याचारों की बात हो या फिर महिलाओं के खिलाफ हो रही दुष्कर्म की बात हो, इसकी शुरुआत घर से करें। आपके घर में जो महिला है, जो औरत है, जो लड़की है, उससे पूरी तरह से आप समझें कि ये मेरी बहन बेटी है। और जो आसपास जो लोग हैं, जो लड़कियां हैं, वो भी उनके लिए भी आप ऐसे ही सोच रखें। हर के इस किसी के लिए जो है आप पूरी तरह से ऐसे चलें कि हमें इंसान देखना है, इंसानियत देखनी है, ना कि ये कौन सी जाति से है, कि ये लड़की है या कोई और। उम्मीद है कि इस केस में भी जल्द से जल्द फैसला आएगा और एक ऐसी सज़ा दी जाएगी इन तीनों और चारों व्यक्तियों को, जब भी ये केस जो पूरी तरह से ट्रायल इसका कंप्लीट होता है और सज़ा होती है, जिस भी व्यक्ति को सज़ा दी जाए वो ऐसी हो, एग्जाम्पलरी हो, ताकि आने वाले समय में कोई भी ऐसा दुष्कर्म करने से पहले 1000 बार, लाख बार या सोचे ही नहीं। दीजिए इजाज़त फ़िलहाल के लिए आज के इवनिंग एडिशन शो से। ऐसे और अपडेट्स के लिए द न्यूज़ नाउ से जुड़े रहिए और कोशिश करेंगे कि हर दिन आपके लिए नई नई खबरें लेकर आएँ। दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।